चलिए फ्रेंड्स, तो मैं मनीष मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में जाना था चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य की कहानी और चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या क्या चीज़ें हुई थी, उन सब की लगभग हमने चर्चा कर ली थी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे कुछ एग्ज़ाम के व्यू से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैसे और क्वेश्चन, उसकी माता का नाम, तो माता का नाम मूरा था। उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम आपका नंदराज था, ऐसा मिलता है, इतिहासकार भी कहते हैं। साथ ही में उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए कि जो चाणक्य थे वो उसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का युद्ध किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है कि कब हुआ था। लगभग 305 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या उसके शासनकाल में कौन सा यूनानी व्यक्ति राजदूत बन के आया था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था? तो आपको पता है कि मेगास्थनीज जो था वो एक यूनानी लेखक भी था और सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और इंडिका से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी लगभग प्राप्त होती। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लगभग अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाएं तो आपसे बन जाए। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और है, जैसे कि जैन धर्म की प्रथम संगीति किसके शासन काल में हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई। ये जैन से भी रिलेटेड है और मौर्य वंश से भी रिलेटेड है। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अच्छा, ये इस पर क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि कर्नाटक का एक स्थान है जिसके बारे में मैंने बताया था, श्रवण बेलगोला। यहाँ पे बाहुबली की मूर्ति भी बनी हुई है। अब बाहुबली की संज्ञा जो दी गई है महावीर स्वामी को दी गई है। तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कौन सा तरीका उसने अपनाया था? संलेखना या संथारा पद्धति। अंतिम जीवन के अंतिम समय में उसने लगभग भोजन करना छोड़ दिया था और इसी पद्धति के माध्यम से उसने अपने प्राण त्यागे थे। किस धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य? जैन धर्म का अनुयायी था। अच्छा, इसका बेटा जो था बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, परंतु जो थेरवाद है, एक देखिए एक संप्रदाय है थेरावाद भी कहते हैं उसको। वो कहते हैं कि बिंदुसार जो रहा है वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही सहिष्णु था, मतलब अन्य धर्मों का सम्मान करता था तथा आजीवक संप्रदाय को मानता था। ऐसा लोग कहते हैं कि आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी भी जो बिंदुसार था उसके घर, उसके शासन काल में या उसके सभा में निवास करता था, उसके दरबार में, ऐसा कहते हैं। बहुत सारी जानकारी हमें जो है मिलती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है, जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से, एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। कर्नाटक से जुड़ी हुई हर एक बातें आपको लगभग याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के और भी जो प्रश्न हैं उनको अब आप क्या करिए कि जैसे मेरे पास थोड़ा सा समय अभाव होने की वजह से मैं क्वेश्चंस नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस को टाइप करना, उसकी पीपीटी बनाना और उसके आपके सामने उसको प्रेजेंट करना। बहुत ही जल्द हम इस पर काम भी कर रहे हैं और इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं जो वंश से संबंधित हैं और भी अन्य चीज़ें, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके क्वेश्चंस जब हम बनाएंगे, जब उसे आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में वो जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सभी चीज़ें क्या है कि आपकी तैयार हो जाएगी, क्योंकि जब पढ़ लेने के बाद क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस मन में आ जाता है कि हाँ, इस वंश से या इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएंगे वो हमसे बनेंगे। ठीक है। जैसे वीडियो में लगातार इस समय ये हो रहा है कि बहुत कम लोग रहते हैं,
लेकिन फिर भी जो भी अभी ऑनलाइन रहते हैं वो सभी क्या करते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करिए आप। ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि बढ़िया से उसको पढ़ें और उसको समझें। जो भी डाउट हो वो आप पूछें। देखिए पहले भी मैंने कहा है कि जिनका डाउट अगर होता है आप लाइव चैट में दें। अगर मैं लाइव चैट में रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो आपको कमेंट बॉक्स में या अगले वीडियो में आपको उसका उत्तर दे दूंगा। ये ना समझे कि लाइव चैट में उत्तर नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए जिस समय वीडियो चलता है उस समय थोड़ा सा आदमी क्या है कि काम में भी रहता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस समय अपन कमेंट नहीं देख पाए। या हो सकता है कि ये भी रीज़न होता है कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली जो उस समय हमको भी याद नहीं, हमारे नॉलेज में भी अभी नहीं है, मतलब याद थी लेकिन भूल गई है। तो कुछ चीज़ें हमें स्वयं देखनी भी पड़ती है ताकि हम आपको सही और सटीक उत्तर उसका दें, ताकि एग्ज़ाम में आप कभी उसे गलत ना करें। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बात बता दिया था आपको कि आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। और बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। ठीक है, या मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी रहा है बिंदुसार। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी राजा को पढ़ने के लिए उसका टाइम ड्यूरेशन हमें देखना चाहिए। तो अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार का जो समय रहा है तो वो लगभग रहा है 298 ईसा पूर्व, यानी कि जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व से 272 या 273 ईसा पूर्व। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, बोर्ड में दिख रहा है, मैं भी देख लेता हूं। हाँ, लगभग आपको जो है दिखाई दे रहा है। और यानी कि सबसे पहले हमने इसका टाइम ड्यूरेशन देख लिया कि जो बिंदुसार था, बिंदुसार का जो शासनकाल रहा है वो ईसा मसीह के जन्म के 298 ईसा पूर्व जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, और ईसा मसीह के जन्म के 272 साल पहले तक या 273 साल पहले तक जो है इसका शासनकाल रहा है। हालांकि बिंदुसार के बारे में कई इतिहासकार कहते हैं कि इसका नाम जो बिंदुसार पड़ा, इसके चेहरे पर बिंदु यानी कि छोटे छोटे बिंदु के दाग पड़ जाने के कारण जो है इसका नाम बिंदुसार रखा गया। ठीक है ना, उसकी कहानी अभी अपन सुनेंगे कि कैसे इसका नाम बिंदुसार पड़ा। अच्छा, कुछ परंपराओं के अनुसार इतिहासकार इसे ये भी कहते हैं कि ये अपने पिता द्वारा दिए गए साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। यानी कि देखा जाए तो ये ना तो भोगविलासी प्रवृत्ति का था, मतलब था तो, लेकिन अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से अच्छी नीतियों के साथ साथ जो है चलाता था ताकि समस्या कहीं भी उत्पन्न ना हो और बाहरी आक्रमण इसके शासनकाल में ना हो सके। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि इसके शासनकाल में कोई ऐसा विशेष बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था, बल्कि इसने 6 राजाओं को नष्ट किया था और 6 क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था। फिर भी इसके शासनकाल में जो 16 महाजनपद थे, ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद में लगभग 12 से 13 महाजनपद इसके अंतर्गत रहे, इसके जनपद के अंतर्गत रहे हैं, यानी कि मगध के अंतर्गत। बाकी 3 से 4 जो महाजनपद थे वो इसके अंतर्गत नहीं थे, यानी कि इस जनपद को इसने काबू नहीं किया था, 3 से 4 जनपदों को, जबकि उसे पूरी तरह से अपने अंडर में लेने के लिए, अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक और सुसीम को भेजा था। ऐसी कहानी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उसकी भी आज अपन कहानी चर्चा कर लेंगे। पहले अपन कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यूनानी परंपरा के अनुसार इसका नाम था अमित्रोचेट्स। कई बार नाम पूछा गया है अमित्रोचेट्स, जिसे कहते हैं अमित्रघात। अमित्रघात, अमित्रघात का अर्थ दोस्तों क्या होता है? यानी कि शत्रुओं का या शत्रुओं का हंता या फिर शत्रुओं को नष्ट करने वाला। ठीक है, इसके अलावा जैन परंपरा के अनुसार, जैसे जैन धर्म भी था, तो जैन परंपरा के अनुसार इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है सिंहसेन। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम कभी एग्जाम में अगर पूछ ले कि भाई वह कौन सा शासक था जिसका नाम सिंहसेन था,
या वह कौन सा शासक था जिसका नाम अमित्रोचेट्स था या अमित्रघात था। ठीक है, तो वह बिंदुसार था जिसका नाम अमित्रोचेट्स या सिंहसेन प्राप्त होता है। हालांकि जैन परंपरा के अनुसार जिसमें इसका नाम सिंहसेन प्राप्त होता है, उसमें एक जानकारी हमें और प्राप्त होती है कि जो बिंदुसार था उसकी माता का नाम क्या था। तो कई बार उसकी माता का नाम भी पूछ लिया है। तो बिंदुसार की माता का नाम दुर्वरा था। देखिए कई किताबों में एक नाम लिखा होता है दुर्धरा। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने दुर्वरा बताया, हमको दुर्धरा मिल रहा है, हम किसको टिक करें, है ना। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी कि दोनों नाम तो नहीं आएगा, कोई एक नाम आएगा, या तो दुर्वरा आ जाएगा या तो दुर्धरा आ जाएगा। ठीक है, दोनों नाम एक साथ नहीं आते हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई भी नाम मिलता है और अगर प्रश्न पूछता है कि माता का नाम क्या था तो आपको उस पर टिक कर देना है, या OMR सीट या ऑनलाइन जो भी जैसा आप पेपर देंगे टिक कर देना। केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें जो है अभी ऑफलाइन ही पेपर होता, ऑनलाइन नहीं होता है। मतलब एक बार आप टिक कर दें। अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा ऐसा है कि एक बार आपने जल्दबाजी में अगर गोला भर दिया तो दोबारा उस पर सुधार नहीं कर सकते हैं। और अच्छाई ये है कि उसमें थोड़ा सा सहूलियत रहती है। थोड़ा सा सहूलियत ऐसी रहती है कि क्वेश्चंस लिमिटेड ही रहते हैं, लेकिन उनको करने में समय तो उतना ही लगता है जितना वो देता है, परंतु इतनी सहूलियत रहती है। ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल ऐसा लगता है। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम भी हैं। ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आपको टिक करना है क्वेश्चंस, आपको डिटेल नहीं भरनी, पासवर्ड डालना है, बस ये चीज़ें। ठीक है, बस आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो है आप उसका आंसर सही दे सकते हैं। लेकिन एक बार टिक कर दिया और आप चाहें कि उसे हम रिमूव करके दूसरे आंसर पर टिक करें, तो ऑनलाइन में ये सुविधा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है टेक्निकल इशू का। टेक्निकल इशू जैसे हमारे वीडियो में भी आ जाते, कभी कभी लाइट चली गई, है ना, तो हमारा जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट पूरा जो जिससे हम लाइटिंग दे रहे हैं, तो वो भी कमज़ोर हो गया, समय पे डाउन हो गया, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेक्निकल इशू में ऑनलाइन पेपर में यही हो जाता है कि जैसे लाइट चली गई, लेकिन हालांकि फिर भी लाइट को कंट्रोल करने के लिए तो है, लेकिन कभी कभी लैपटॉप या कंप्यूटर जिससे आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो उसकी स्क्रीन जो है चली जाती है, बंद हो जाती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि जैसे अभी अमन सर जो मैथ पढ़ा रहे हैं अपने वीडियो निर्माण GS अकेडमी में पढ़ रहे हैं, उनका पेपर था RRB बैंक का, तो उसमें यही हुआ था कि उनकी स्क्रीन, हालांकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेकिन 10 मिनट के लिए स्क्रीन, सोचिए 10 या 5 मिनट के लिए स्क्रीन उनकी बंद हो गई थी, टाइम भी चलता रह गया। तो इससे क्या हुआ कि नुकसान हुआ। और 45 मिनट के पेपर में अगर 5 से 10 मिनट भी आपकी स्क्रीन बंद हो जाए या कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वे बच्चे जो तैयारी अच्छी करके गए हैं उनके साथ अगर ऐसी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी जो है हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कुछ आपसी। तो हमने ये चीज़ें बता दी आपको। अमित्रोचेट्स सिंहसेन बिंदुसार के नाम है। जैन परंपरा के अनुसार ही बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा है। और अब मन में ये ख्याल आ रहा हो कि क्या इसकी माता का अन्य नाम भी मिलता है, तो नहीं, इसकी माता का अन्य नाम नहीं मिलता है, दुर्वरा या दुर्धरा ही मिलता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी। ठीक है, इसके बाद फैक्ट की हम बात कर लें तो बिंदुसार के शासनकाल में इसने सीरिया नरेश से जो है 3 चीज़ों की मांग की थी। ठीक है, सीरिया, उस समय जब सीरिया का संबंध आता है तो कहते हैं कि इसके समय में जो व्यापार चलता था वो ईरान इराक तरफ भी चलता था, यानी कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में लगभग व्यापार चलता था। तो ऐसा इतिहासकार जैसे तारानाथ जी हैं, तारानाथ जी एक इतिहासकार हैं जो बोलते हैं कि लगभग इनका व्यापार जो है पश्चिमी भारत, यानी कि पश्चिमी भारत के अलावा भारत के बाहर पश्चिमी क्षेत्रों में और कुछ उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलता रहा है। तो ऐसा मान सकते हैं कि इनका संबंध जो है अच्छा रहा होगा, तभी तो व्यापार चल पाता था। तो ऐसा कहते हैं कि बिंदुसार की इतनी सारी पत्नियां थीं, हालांकि उसकी पत्नी में से कुछ ही पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से मुख्य रूप से धर्मा या धम्मा का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पत्नी थी उसमें एक का नाम धम्मा, इसी को हम धर्मा भी कह सकते हैं। चूंकि धम्मा एक पाली भाषा से हम जोड़ लें
पाली भाषा में धम्मा कह सकते हैं, जबकि धर्मा एक सामान्य भाषा का हम प्रयोग करके बोल सकते हैं। इसी धम्मा से जो उत्पन्न संतान थी जिसका नाम था अशोक, और एक और इसका पुत्र था जिसका नाम था सुसीम। ज़्यादातर ये नाम सुनने को मिलता है। एक तीसरे पुत्र का भी नाम मिलता है तिस्सा। ठीक है, तिस्सा। ये 3 पुत्रों के इसके नाम प्राप्त होते हैं हमें। फिर भी कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे। ये भी क्या है, एक प्रकार से जैसा मैंने बताया अति संयोग थी। ठीक है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा वर्णन किया गया था बिंदुसार का कि इसके जो 100 पुत्र थे। फिर भी हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, इतिहासकार कहते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि चलो 100 पुत्र थे, जिसमें से 3 के नाम मिलते हैं, अशोक, सुसीम और तिस्सा। तिस्सा थोड़ा सा सनकी टाइप का था। सनकी हम कह सकते हैं कि उसका दिमाग उतना प्रबल नहीं था, परिपक्व नहीं था, बच्चों की भांति उसका व्यवहार था। तो अशोक ने इसीलिए जो है तिस्सा को क्या कर दिया था, मारने से बचा दिया था और अपने साथ ही रखता था उसको, मतलब कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं देता था। बाद में तिस्सा कहाँ चला गया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म में चला गया। सुसीम की हत्या अशोक द्वारा ही की गई थी। जब बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ये आपको याद रखना है कि उस समय जो सबसे बड़ा विद्रोह हो रहा है बिंदुसार के समय में, हालांकि आक्रमण नहीं हुए लेकिन विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह में बिंदुसार ने अशोक और सुसीम दोनों को भेजा था। हालांकि पहले उसने सुसीम को भेजा था। जब सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा पाया, क्योंकि देखिए होता ये था कि वहाँ के महानायक जो बनाए जाते थे, जैसे अलग अलग क्षेत्रों के जो महानायक बनाए जाते थे, या आप कह सकते हैं कि वहाँ के कोऑर्डिनेटर जो होते थे, तो उन्हीं के राजा के बेटे होते थे। तो राजा के बेटे में बिंदुसार ने तक्षशिला का जो कोऑर्डिनेटर था सुसीम को बनाया था, लेकिन सुसीम जो है उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। इसके पश्चात जो है बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक जब गया तो अशोक के डर से ही वो विद्रोह पूरी तरह से शांत हो गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना था। और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बिंदुसार के शासन काल में विदिशा का गवर्नर कौन था, या विदिशा प्रांत को पूरी तरह से कौन देखता था, अशोक देखता था। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि अशोक बिंदुसार के शासनकाल के समय कहाँ का गवर्नर था, तो कहाँ का था आपका, विदिशा का गवर्नर था। अब वही उसकी बात कर लें सुसीम की, तो सुसीम कहाँ का था आपका, तक्षशिला। तक्षशिला समझ रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर के पास का जो उसकी सीमा प्रांत है, वहाँ पे जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और वहीं पूरा तक्षशिला का एरिया जिसके विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम गया, फिर अशोक गया। अशोक ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। परंतु बिंदुसार के शासनकाल में अशोक विदिशा का गवर्नर था। पहले अशोक को तक्षशिला का बनाया जाना था, परंतु ऐसा भी कहते हैं कि बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। फिर भी उसने विद्रोह को तो भेज दिया था दबाने के लिए, पसंद ना करने की वजह से, क्योंकि ऐसा मानते थे कि जो तक्षशिला का गवर्नर बनेगा वही आने वाला क्या बनेगा, राजा बनेगा। परंतु फिर भी जो इसकी मंत्री परिषद रही है, उस मंत्री परिषद का जो प्रधान था उसका नाम था खल्लाटक। ठीक है, खल्लाटक। क्योंकि देखिए समझिएगा बात को, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो उसकी मंत्री परिषद थी उसका प्रधान कौन था, चाणक्य था, क्योंकि प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य के बारे में ये भी कहा गया कि बिंदुसार के शासनकाल में कुछ समय तक जो है चाणक्य विद्यमान था, लेकिन चाणक्य से विरोध होने की वजह से कुछ मतभेद, ऐसा वैचारिक मतभेद हुआ जिससे चाणक्य जो है छोड़कर चले गए और अंततः फिर चाणक्य की मृत्यु हो गई, जिसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। चाणक्य के जाने के पश्चात जो उसकी 500 मंत्री परिषद थी, 500 मंत्रियों की एक परिषद थी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि उस 500 मंत्री परिषद का जो प्रधान था उसका नाम क्या था, तो खल्लाटक था। ठीक है, तो ये खल्लाटक के बारे में कहा जाता है कि जिस समय अशोक को विदिशा का गवर्नर बनाया गया तो अशोक भी विद्रोह पर उतारू हो गया था, लेकिन फिर भी खल्लाटक ने समझाया था अशोक को और कि किस तरीके से जो है तुम्हें शांत रहना है, उसके पश्चात जो है तुम अपना यथाउचित प्रयास करना। इस वजह से अशोक शांत हो गया। ठीक है,
अशोक को ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? राधागुप्त। राधागुप्त पूरी तरह से ट्रेनिंग दिया था किसे? अशोक को। और राधागुप्त किसका मित्र था? तो चाणक्य का मित्र था। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, अशोक की ये भी चीजें देख ले। इसकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी या देवी, ये बस कह सकते हैं। इसके ससुर का नाम क्या था? श्री, ठीक है। ये चीजें हमने जान ली। अभी देखिए फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं कहानी बताना चालू कर देता तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना, कई बार बोरिंग लगता है आप लोग को, इसलिए मैंने फैक्ट आपको बता दिए कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इतने में से आएंगे, ठीक है। जो यूनानी संबंध मैंने बताए, तो यूनानी संबंध में इसने एंटियोकस से क्या मांग की थी? 3 से 4 चीज़ों की मांग की थी। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी? तो सूखे अंजीर, सूखे अंजीर, दूसरा मीठी मदिरा, मीठी मदिरा, और तीसरा एक दार्शनिक। 3 चीज़ों की मांग की थी। अब समझिएगा कि 3 चीज़ें क्यों मांगी गई थी। सूखे अंजीर, इसकी पत्नियां बहुत थी। अंजीर खाने से पुरुष जो है काफ़ी ज़्यादा बलवान होता है और ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक नहीं होती है क्योंकि इसमें ब्लड शुगर जो होता है, ब्लड शुगर वालों के लिए फ़ायदेमंद होती है और अपने इंडिया में, भारत में उस समय पे नहीं होती थी। इस वजह से सूखे अंजीर की मांग की थी जिसे एंटियोकस ने क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। मीठी मदिरा, मीठी मदिरा क्यों? अपनी पत्नियों के लिए, अपनी स्त्रियों के लिए इसने मीठी मदिरा की बात कही थी क्योंकि ये तो स्वयं मदिरा पी लेता था, सिंपल साधारण जो अपने भारत में होती थी, परंतु मीठी मदिरा किसके लिए मंगवाता था? अपनी पत्नियों के लिए, अपनी स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्रियां मीठी मदिरा ही उस समय पे पिया करती थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, उल्लेख भी मिलता है। दार्शनिक, कहा गया कि यूनान में दार्शनिक के विक्रय का काम नहीं होता था, यानी कि दार्शनिकों को बेचा नहीं जाता था। उस समय ऐसा प्रतिबंध था और ऐसे नियम कानून थे। यही कारण है कि सीरिया नरेश ने क्या कर दिया? दार्शनिक भेजने से मना कर दिया कि मैं दार्शनिक नहीं भेजूंगा, क्योंकि उस समय पे ये कहा जाता है कि दार्शनिक बेचे नहीं जाते थे। तो 2 चीज़ें ही बस उसके पास आ पाई थी, सूखा अंजीर और इसके अलावा विदेशी मीठी मदिरा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी कोई ऐसे फैक्ट हो जो आपको ना समझ में आए तो वो बता दें। लगभग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कवर कर लिया है बिंदुसार के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं अपन उसकी कहानी के बारे में। देखिए बिंदुसार के बारे में कि उसका नाम कैसे बिंदुसार पड़ा, तो वो चीज़ अपन देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लगभग लाइक जो है बढ़ने चाहिए। और जो लोग बैठे हैं डिसलाइक करने के लिए, उनको भी मेरा संदेश, भाई आप भी डिसलाइक कर दो, फिर खाली कहे बैठे हो, है ना। लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक मारिए, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले बिंदुसार का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था तो उस समय चाणक्य ये बात जानता था कि सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो विष कन्याओं से है। विष कन्या किसे कहते थे? जो किसी प्रकार से जो है जहर दे करके, धीमा जहर जो देते हैं, धीमा जहर दे करके राजा को अंततः नष्ट कर देना, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि जिसकी एक राजा भी है जिसके बारे में कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है कि उसको धीमा जहर देकर के मारा गया था। धीरे धीरे अंततः उसको जलोदर रोग हो गया। जलोदर रोग की वजह से 20 अप्रैल 1316 को उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से विषकन्याओं से सबसे ज़्यादा खतरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहा है और यही कारण था कि चाणक्य इस बात को जानते थे। और चाणक्य क्या किया करते थे कि जब भी चंद्रगुप्त मौर्य भोजन करने जाता था उसमें थोड़ा थोड़ा जहर जो है अवश्य मिलाया करते थे, ताकि राजा धीरे धीरे जो है इस जहर का आदी हो जाए, ताकि आने वाले समय में यदि कोई विषकन्या चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करे, विष का प्रयोग करे, तो उस पर इसका कोई असर न हो। और यही कारण था कि
चंद्रगुप्त मौर्य जहर खाने का थोड़ा थोड़ा आदी हो गया था। अच्छा, ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पता थी कि चाणक्य मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और वो चाणक्य जो काम कर रहे थे वो उसकी भलाई के लिए ही कर रहे थे, ताकि वो बचा रह जाए। एक बार की बात है कि चाणक्य जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का खाना परोसा गया, चाणक्य ने उसमें हल्का सा जहर मिला दिया। अच्छा, धीरे धीरे मात्रा भी वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाता था, ताकि क्या है कि उसका आदीपन और उसको ज़्यादा लंबे समय तक। देखिए, चाणक्य का केवल एक उद्देश्य था कि यदि इसे धीरे धीरे जहर का आदी बना देंगे तो कभी बाय द वे अगर इन द केस ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई बड़ा जहर दे दिया गया, तो जहर का आदी होने की वजह से उसकी जल्दी मृत्यु नहीं हो पाएगी। उस समय चाणक्य कोई ना कोई उपाय करके चंद्रगुप्त मौर्य को बचा सकता था, ऐसा कहते थे। इसलिए जहर की क्वांटिटी भी थोड़ा बढ़ा दिया करता था वो, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका आदी हो गया था। खाने में जहर जब चाणक्य ने मिला दिया, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ काम याद आया और वो बाहर निकल करके जाता है, बल्कि खाना नहीं खाता। उसी समय उसकी पत्नी दुर्धरा जो है पहुंचती है, उसे भूख बड़ी तेज लगी होती है। उसने उस चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन को देख करके तुरंत उसे भूख और तेज बढ़ जाती, उसकी क्षुधा नहीं मिटती और तुरंत वो उस भोजन को खा लेती। जैसे ही उस भोजन को करती है, चूँकि दुर्धरा को जो है जहर का कोई अनुभव तो था नहीं और उसकी आदत तो उसे थी नहीं, और उस समय दुर्धरा के बारे में ये भी कहा गया कि वह गर्भवती थी और लगभग उसके बच्चे का जन्म होने ही वाला था कुछ समय पश्चात। जैसे ही उसने खाया, जहर पूरे शरीर में फैल गया। ये बात जब चाणक्य को पता चली, चाणक्य तुरंत पहुंचते हैं, और पहुंचने के पश्चात जब उनको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन दुर्धरा ने कर लिया है, तुरंत कुछ शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसके गर्भ को चीर करके उसके बच्चे को बचाते हैं चाणक्य। यानी कि दुर्धरा को तो बचाया नहीं जा सकता था। ऐसा कहते हैं कि जब शरीर में उसके दुर्धरा के जहर फैल गया, तो जहर का कुछ अंश बिंदुसार के शरीर पर भी उसका असर पड़ता है, जिसके कारण बिंदुसार के शरीर में कुछ दाग पड़ गए और उस जहर के बिंदु पड़ गए। इसी वजह से उसका नाम था बिंदुसार। ये कहानी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, दुर्धरा की मृत्यु हो गई, उसके गर्भ को चीर दिया गया और चाणक्य ने इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के वंश की रक्षा की। अच्छा, बिंदुसार धीरे धीरे बड़ा हुआ, शासन जब उसके हाथ में आया, चाणक्य उसके शासनकाल में विद्यमान थे, लगभग काफ़ी समय तक विद्यमान रहे हैं। वैचारिक मतभेद देखिए, कई बार बिंदुसार के ऊपर हमला भी हुआ, लेकिन चाणक्य का नेटवर्किंग इतना बढ़िया था, चाणक्य की इतनी प्रबल नीति थी कि चाणक्य हर बार उसके आक्रमण को जो है बिंदुसार के आक्रमण को बिंदुसार को बचा लिया करता था। ठीक है, बिंदुसार के ऊपर जो होने वाले आक्रमण थे, सॉरी। ठीक है, इस प्रकार से बिंदुसार की कई बार रक्षा चाणक्य ने की। अंततः जो उसके आक्रमणकारी थे वो ये षड्यंत्र रचना चाहते थे कि चाणक्य किसी प्रकार से अगर यहाँ से चले जाए तो हम बिंदुसार को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो ये बात जब चाणक्य को पता चली, तो चाणक्य ये जान रहा था कि किसी न किसी तरीके से बिंदुसार को मेरे खिलाफ भिड़ाया जाएगा। और यही बात हुई कि उसके जन्म की बात मंत्रियों द्वारा और उसके कुछ हितग्राहियों द्वारा, जो उसके हितैषी थे, ये बात बिंदुसार को बताई गई। बिंदुसार पूरी बात को समझे बिना ही एक निर्णय ले लेते हैं कि चाणक्य मेरे राज दरबार से, मेरे प्रशासन से पूरी तरह से चले जाएं। चाणक्य ने समझाने का प्रयास भी किया, परंतु बिंदुसार समझने वाला नहीं था। वो अपनी माँ का जो हत्यारा था उसे समझता था, किसे? चाणक्य को। माँ का जो कातिल था वो चाणक्य को मानता था बिंदुसार। परंतु चाणक्य के जाने के कुछ ही समय पश्चात जब एक दाई माँ द्वारा जब पूरी हकीकत बताई जाती है, तो उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है और अंत में पश्चाताप करता है। परंतु चाणक्य की उस समय मृत्यु कहते हैं कि हो चुकी थी। ठीक है, परंतु चाणक्य एक बार लौट करके जरूर आया था, बिंदुसार से नहीं मिला था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए घटना यहाँ की है कि बिंदुसार ने कई क्षेत्रों को जब अपने अधीन करना चाहा, तो विदिशा क्षेत्र पर भी उसने आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु विदिशा की सेना इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उसने बिंदुसार को हरा दिया। हराने के पश्चात बिंदुसार भी जब आक्रमण करने गया था, उस विदिशा आक्रमण के दौरान बिंदुसार बड़ी बुरी तरीके से घायल हो गया था और उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा घाव थे। वो वहाँ से अपनी जान बचाता हुआ भागता है और एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुकता है और घाव के कारण बेहोश हो जाता है।
उस समय एक स्त्री ने देखा कि एक युवा जो लड़का है वो कहीं ना कहीं घायल है और उसको अपने साथ उठाकर अपने घर ले आती है। घर ले जाने के पश्चात उसकी सेवा करती है, क्योंकि उसके पिता भी वैद्य थे और वैद्य के साथ साथ उसका इलाज चलता है। और 1 से 1.5 महीने बाद जब बिंदुसार पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो बिंदुसार ने उस स्त्री को देखा कि इसने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की है, तो इस प्रकार से उससे गंधर्व विवाह कर लेता है, यानी कि प्रेम विवाह कर लेता है। ठीक है। और उस स्त्री का नाम क्या था? धम्मा। धम्मा से उसने हकीकत नहीं बताई थी कि मैं कौन हूँ। उसने ये बताया कि मैं मगध में एक सैनिक के पद पर कार्यरत हूँ, तथा विवाह करने के पश्चात वो बोला कि अब मुझे मगध जाना होगा, और साथ ही में उसको अपनी अंगूठी, अपने गहने, वस्त्र, जेवर, कई सारी ऐसी निशानियाँ दे दी कि ये तुम रखना, मैं किसी न किसी व्यक्ति को मगध से ज़रूर भेजूंगा तुम्हें लाने के लिए। धम्मा उसे रख लेती है और यहाँ से चली जाती है। ठीक 6 से 7 महीने पश्चात धम्मा को एक पुत्र उत्पन्न होता है, अशोक। क्योंकि उस समय धम्मा देखा जाए तो गर्भवती भी थी और उसी समय बिंदुसार भी मगध चला गया था। ठीक है। धम्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था अशोक, और अशोक बचपन से ही पला बढ़ा कहाँ? अपने घर के समीप ही, अपनी माता के साथ। इस प्रकार से बिंदुसार चूंकि राजा था, राजा को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था, कई सारी पत्नियां होती थी उसकी। बिंदुसार जब ये बात नहीं जानता था, चाणक्य जाते हैं, जब विद्रोह हो जाता है, चाणक्य के प्रति षड्यंत्र दिया जाता है, चाणक्य मगध साम्राज्य से चले जाते हैं। जाने के पश्चात जब विदिशा के आसपास क्षेत्र पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखा उन्होंने एक बच्चे को जिसकी उम्र मात्र 4 से 5 वर्ष है। उसके अंदर तलवारबाजी का गुण, मतलब सब चीज़ देख रहा था कि किस तरीके से लकड़ी को बड़े बेहतरीन तरीके से चला रहा था। जैसे इस लड़के को उस लकड़ी के पैतरेबाजी करते देखी, तुरंत चाणक्य के मन में चंद्रगुप्त का ध्यान आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने इसी तरह प्रशिक्षित किया था, कुछ भी कह लो, ये बालक जो है किसी साधारण वंश का नहीं लगता है। वो जाता है, अशोक से मिलता है, उससे नाम पूछा, उसने बताया मेरा नाम अशोक है। माता का नाम पूछा, बोला धम्मा है। बोले तुम्हारे पिता क्या करते हो? उसने बोला मगध में सैनिक। बोले मगध में सैनिक, क्या नाम है उनका? तो नाम तो बिंदुसार ने कुछ और बताया था, तो बोले नहीं, इस नाम से कोई सैनिक नहीं है। अंततः अशोक की माता से जो है चाणक्य मिलते हैं धम्मा से। धम्मा ने कहा नहीं, वो सैनिक हैं और निशानी के तौर पर उन्होंने अंगूठी और कुछ जेवरात दे गए हैं। चाणक्य ने बोला कि उन्हें ले करके आओ। चाणक्य ने देखा, तुरंत समझ गया कि ये तो बिंदुसार का बेटा है, मतलब कि मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी। इस तरीके से चाणक्य, जैसे ही चाणक्य ने वो सब देखा, सब कुछ जान गया, और उसी समय चाणक्य इन दोनों को लेकर के मगध चला जाता है। मगध धम्मा तैयार हो गई जाने के लिए। क्यों? क्योंकि बिंदुसार ने कहा था कि मैं मगध से किसी व्यक्ति को अवश्य भेजूंगा तुम्हें लाने के लिए। परंतु ये बात ना तो बिंदुसार को पता थी, ना ही धम्मा को पता थी। बिंदुसार ने किसी को नहीं भेजा और चाणक्य भी जो है उसे अपने साथ ले आए। जब धम्मा ने पूछा क्या उन्होंने भेजा है? बोले हाँ, उन्होंने ही भेजा। अंततः रास्ते में उसे सभी कहानी बता दी कि वास्तव में तुम बिंदुसार की पत्नी हो, बिंदुसार मगध के सम्राट हैं और ये उन्हीं का बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा ही अगला उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य का बने। परंतु बिंदुसार की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, उस पर आक्रमण षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिससे बिंदुसार हर समय पे परेशान रहता है। तो तुमको क्या करना है? मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुमको उसकी सेवा करना है, लेकिन तब तक जाहिर मत होने देना कि अशोक जो है तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा और बिंदुसार का पुत्र है। क्योंकि ये बात अगर सैनिकों में फैल गई और अन्य लोगों में फैल गई तो अशोक की हत्या जो है करवा दी जाएगी। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका प्रशिक्षण इत्यादि की जिम्मेदारी, जवाबदारियां मेरे ऊपर रहेंगी, मैं करवा दूंगा। जैसे ही ये मगध पहुंचते हैं, सब कहानी जब धम्मा को पता चल गई तो अशोक की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अपने मित्र राधागुप्त को जो है रखा, और राधागुप्त उसका साथी भी बना और साथ में उसका ट्रेनर भी बना। और अशोक को बढ़िया ही नीति, तलवारबाजी और दुनिया भर की जो शिक्षाएं होती हैं उस समय पे, और साथ में युद्ध की शिक्षाएं, जो भी निपुणता होती है वो अशोक के अंदर ला दी गई। इतना सब होने के पश्चात जो है अशोक जब ट्रेंड हो गया, अंततः धम्मा ने जो बिंदुसार को सभी बातें बता दी। अशोक थोड़ा सा चेहरे से सांवला था और थोड़ा बहुत उसके चेहरे पर दाग थे, जिस वजह से अशोक को बिंदुसार ज़्यादा पसंद नहीं करता था। और यही कारण था कि कुछ रणनीतियों की वजह से जो है अशोक को विदिशा का गवर्नर बनाया गया था, ना कि तक्षशिला का।
बिंदुसार यही चाहता था कि मेरे मरने के पश्चात सुसीम जो है वो क्या बने, अगला उत्तराधिकारी बने, परंतु अशोक ये चाहता था कि जब मैं इतना योग्य हूँ तो मेरी योग्यता के अनुसार मुझे राजा बनना चाहिए। तो इस प्रकार से अंततः जब बिंदुसार की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के पश्चात उस समय वह विदिशा में था और विदिशा से जैसे ही यहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद राजगद्दी को प्राप्त करता है। राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अशोक के बारे में कहा गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, यानी कि अशोक कुल कितने भाई थे, 100 + 1, ध्यान रखिएगा 100 + 1, 99 भाइयों की हत्या अशोक ने की। एक अशोक स्वयं था, अशोक के अलावा एक व्यक्ति और था तिस्सा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था बाद में। अशोक ने इन 99 भाइयों की हत्या की, जिसमें सुसीम भी शामिल रहा है, और हत्या करने के पश्चात राजगद्दी को प्राप्त किया। तो दोस्तों इस तरीके से अशोक के बारे में और बिंदुसार के बारे में कहानी थी। मैंने आपको कहा था कि बिंदुसार को बताते समय मैं अशोक के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो कुछ चीज़ें अशोक के बारे में है, क्योंकि अशोक का जो चैप्टर है वो लगभग 2 से 3 वीडियो में ख़त्म होगा, क्योंकि अशोक की पूरी रणनीति और रणनीति के अलावा उसके अभिलेख और साथ ही में उसकी धम्म नीति, धम्म घोष, ये सब चीज़ें जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो अपन उसको अगले वीडियो में चर्चा करें। तो आज हमने बिंदुसार के बारे में जाना, उसके पूरे फैक्ट के बारे में जाना, क्या क्या चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं, उसका नाम कैसे पड़ा, धम्म से मुलाकात कैसे हुई उसकी, अशोक कैसे उत्पन्न हुआ, साथ में चाणक्य की क्या रणनीति रही है, और बिंदुसार और चाणक्य के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे वो कैसे उत्पन्न हुए थे, सब चीज़ों की चर्चा अपन ने कर ली। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करिए, साथ ही में जो कमेंट में डाउट जो भी हों वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये भी जानकारी पूरी पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।